Okay, so Aditya, let's start your mock interview for the post of lecturer in Yes, Polytechnic colleges in UPPSC post. yes, So sir. Aditya, आपका brief introduction दीजिए, हिंदी, English, anything. Yes, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Aditya Pandey, and I belong to Jhansi, Uttar Pradesh. I did my schooling from Jhansi only, and I did my graduation in civil engineering from VIT Jhansi, which is a state government college. My father works as a supervisor in an NTPC power plant. My mother is a homemaker. I have done my internship from NCR Jhansi, and my BTech project was design of water supply system using a EPANET software. My hobbies are to play cricket, watching movies and song, and that's all. Thank you, sir. Okay, so now Aditya, tell me why you want this teaching job. So because I love teaching, sir. Because I I want to. Sir, can I say in Hindi? Yes, yes, Hindi, English, anything. Yeah. सर क्योंकि सर टीचिंग सब पसंद है सर, छोटे से ही मतलब तो कुछ आपने भी। क्यों किया टीचिंग पहले? सर मुझे एक एक सर मेरे अंदर एक वो सर खासियत है कि मुझे कोई भी चीज़ याद होती है जब मैं दूसरों को पढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने सर कॉलेज लाइफ में भी और स्कूल लाइफ में भी, जैसे जब मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे उतनी अच्छे से दिमाग में बैठती नहीं है, बट जब मैं वो चीज़ किसी को पढ़ा देता हूँ तो मेरे अंदर वो दिमाग में चीज़ अच्छे से आ जाती है और सामने वाले को भी समझ में आ जाती है। तो इससे एक संग दो अच्छे काम हो जाते हैं। तो ये सर ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी आई है आदत, ये बहुत पहले की आदत है। जब भी सर पढ़ता हूँ तो ऐसा विश्वास नहीं होता कि सही पढ़ा है गलत पढ़ा है, तो हमेशा किसी को पढ़ा देता हूँ, एक या दो लोगों को हमेशा पढ़ा देता हूँ सर। तो सर टीचिंग में दिक्कत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन कब किया आदित्य? सर ईयर 2020। तो अभी आपके पास देखो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर लग सकते हैं स्टेट के अंदर। तो आप ये जॉब एज अ पॉलिटेक्निक में ही जॉब क्यों करना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात है सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर पे, और अभी फिलहाल स्टेट ए और जेई का सो अभी कुछ ऐसा है नहीं सर, वहाँ पे अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक पेपर भी ऐसे नहीं हुए। और सर मेन बात है सर, टीचिंग भी पसंद है और घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो मेरे लिए जॉब सर बिल्कुल आइडियल है। मुझे मतलब जॉब जो है बिल्कुल मतलब सही टाइम पे, मतलब ये जॉब मेरे लिए आई है और जिसको मैंने तैयारी भी की है इसके लिए। और सर इसलिए मैं सर ये जॉब को चाहता हूँ सर, मतलब बिल्कुल मेरे नीड है सर, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी है, दिक्कत है घर पे, और टीचिंग भी पसंद है। आपको पता है आदित्य, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो टीचिंग होती है और डिग्री कॉलेज की जो टीचिंग है उसमें डिफरेंस है। हाँ सर। आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस होता है? सर डिग्री कॉलेज का जो सर टीचिंग है वो एक 11th-12th के बच्चा जो वहाँ पे जाता है कंपटीशन निकाल के, मैं सर स्टेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात करता हूँ, जो कोई एक बच्चा कंपटीशन निकाल के जाता है। और सर वहाँ पे सर क्या है कि आपको बेसिक लेवल से मतलब नहीं पढ़ाना, मतलब तो उनको अगर हल्का भी गाइड दे दोगे आप तो वो अपना काम कर लेंगे डिग्री कॉलेज में, क्योंकि सर मैं खुद स्टेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से हूँ, तो मुझे पता है सर कि किस तरीके से वहाँ पढ़ाई होती है और किस तरीके से हमें चीज़ों को कैच करना होता है कम से कम टाइम में। बट सर पॉलिटेक्निक जो है ना सर, बिल्कुल बेसिक और रूट लेवल है। वो आप ये समझ लीजिए सर, बिल्कुल मतलब जैसे बंदे ने कोई बंदे सर ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो सर 10th करने के बाद लेक्चर में मतलब पॉलिटेक्निक में आ जाते हैं, तो सर उनको 11th-12th का कोई आइडिया होता नहीं है। तो सर उन्हें जैसे भी ये मैथ में डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उनका उनका कोई मतलब नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ये तो 11th-12th का सिलेबस है हमारा। तो सर ये बात है कि उनको ये सब का बिल्कुल आइडिया नहीं है। और इंजीनियरिंग में तो सब हर एक फील्ड में, चाहे सिविल हो जाए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो जाए, चाहे मैकेनिकल हो जाए, हर एक जगह पे मैथ और फिजिक्स दम से मतलब काफी अच्छी क्वांटिटी में है। तो इस चक्कर में सर वहाँ पे हमें बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना है, बेसिक रूट लेवल पे जाना है और हर एक बच्चे को साथ में लेके चलना है। ये सर मेन डिफरेंस है। एक और आपको पता होगा, हमारे यहाँ लैब वर्क जो होता हाँ है, सर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को बहुत ज्यादा दिया जाता है। सो वो लैब के थ्रू ज्यादा उन पे स्ट्रेस दिखाया जाता है उनको पढ़ाने के लिए। तो आप हाँ उसमें कितना कंफर्टेबल रहेंगे लैब वर्क्स वगैरह में? सर लैब जो है सर, पहले तो आदमी मतलब बच्चा जो है पहले अगर देखेगा नहीं तो सीखेगा क्या। और पॉलिटेक्निक तो उसका सर रूट लेवल है बिल्कुल, वहां के बाद वो बीटेक भी करे तो बीटेक भी कर सकता है, कंपटीशन जॉब की तैयारी करे तो वो भी कर सकता है। तो सर मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं जिस कॉलेज से हूँ सर, हमारे कॉलेज में तो ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि मतलब आपके लैब वैब की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, और क्लासेस भी काफी कम होती थी लैब की। तो सर हमें पता है कि इसकी दिक्कत कितनी ज्यादा होती है, आने वाले मतलब आगे वाले कुछ आइडिया नहीं लग पाता है क्या इंस्ट्रूमेंट है क्या नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि लैब जो है सर पॉलिटेक्निक लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं लैब को बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब एक बार चीज दिख जाती है तो याद जल्दी अच्छे से हो जाती है, समझ में अच्छे से आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल सर
FM की लैब है, FM में सर अगर वेंचुरीमीटर नहीं देखा है, किस तरीके से काम करता है, ये सब नहीं देखा है, तो सब बच्चा सीखेगा कैसे कि क्या उसका मेन काम है, कैसे डिस्चार्ज निकालता है, कैसे डिस्चार्ज नापते हैं वहाँ पे। तो सर ये सब जो चीज है सर, लैब सर बहुत स्ट्रेस नहीं देना है लैब पे, किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं है बच्चे पे, बच्चा आराम से सीखेगा लैब में, उसके बाद जाकर उसकी थ्योरी पढ़ेगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर। मेरे हिसाब से सर ये बेस्ट तरीका है पढ़ाने का, लैब कराओ फिर थ्योरी पढ़ाओ, और एक एक बच्चे को लैब में बिल्कुल अच्छे से अटेंशन दो, ये नहीं कि एक दो बच्चे को कराया और फिर उसको पूरी क्लास को कह दिया कि इसी तरीके से करना है, हर एक बच्चे को सिखाना मेरा काम है सर। अच्छा आदित्य, आप कोई हमें डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं आज कोई टॉपिक का? हाँ सर, सोम में दे सकता हूँ, SFD BMD का। SFD BMD, तो आप एक काम करें, हाँ सर। आप मेरे को ये बताएं, उसमें ये समझाएं आप कि अगर मैं आपको BMD दे दूं, हाँ सर, तो उससे आप शेयर फोर्स के बारे में क्या बता सकते हैं, और अगर मैं आपको SFD दे दूं तो उससे आप बेंडिंग मोमेंट के बारे में क्या बता सकते हैं? तो सर खड़े होके बताऊं सर, ऐसे ही बता? बिल्कुल, खड़े होकर बताइए। तो सर जैसे कि आप सर मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से SFD और BMD का जो आपने क्वेश्चन पूछा है मेरे से, तो सर शुरू करूँ फिर? पहले आप मेरे को वैसे थोड़ा सा वर्बली बताइए, उसके बाद आप डायग्राम के थ्रू समझाइए। ठीक है सर, SFD से BMD निकालना है तो उसका सर वो स्लोप ले लेंगे, और उससे उससे अगर मतलब BMD से SFD निकालना है तो उसका स्लोप ले लेंगे, SFD से BMD करना है तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और बची बात डायग्राम की, तो SFD का जो डायग्राम होता है उसका, SFD का जो डायग्राम होगा वो लोडिंग का 1 डिग्री ऊपर डायग्राम होगा, और सर जो BMD का डायग्राम होगा वो SFD के डायग्राम से 1 डिग्री ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोडिंग का डायग्राम आपका सिंपल पॉइंट लोड है तो SFD आपका रेक्टेंगुलर बनेगा इन द केस ऑफ कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर बीम की बात कर रहा हूँ, कैंटिलीवर बीम पे अगर पॉइंट लोड लगा है तो अगर आपका SFD है वो रेक्टेंगुलर बनेगा और BMD आपका ट्रायंगल बनेगा। इसी तरीके से अगर आपका पॉइंट लोड, अगर आपका यूडीएल लगा है कैंटिलीवर पे तो आपका जो SFD बनेगा वो आपका ट्रायंगल बनेगा, और आपका जो BMD बनेगा वो क्यूबिक, वो पैराबोला बनेगा। तो सर क्या होता है कि ये जो SFD BMD है इनके बीच में रिलेशन ये तो कि 1 डिग्री ऊपर काम आएगा, और अगर आप स्लोप निकाल देंगे किसी भी SFD डायग्राम का तो आपका वहां से लोडिंग का वो आ जाएगा, और BMD का स्लोप निकाल देंगे तो वहां से आपका SFD निकल जाएगा। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं इसको ऐसा, ये मेन हो गया, इसको समझाना। यस गो अहेड प्लीज। अब सर SFD BMD होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक बेसिक लेवल का बच्चा बैठा, उसको SFD BMD कुछ नहीं पता होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि SFD क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम। उससे पहले आप ये जानिए कि शियर फोर्स क्या होता है। देखिए फोर्स कई तरीके की होती है, आपकी कंप्रेशन फोर्स होती है, टेंशन फोर्स होती है, डिपेंड करती है कि किस तरीके से लगी जा रही है। तो जब भी दो पैरेलल सरफेस के बीच में जो फोर्स आ रही है, उनके सरफेस, पैरेलल सरफेस के बीच में जो फोर्स आ रही है उनके सरफेस एरिया पे, उसको हम SFD कहते हैं, शियर फोर्स कहते हैं। और हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि जितनी भी बीम है, जितनी बीम हम डिजाइन करते हैं, अब आप पूछेंगे सर बीम क्या होता है, तो बीम एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसपे ट्रैवर्स लोडिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मार्कर है और ये एक बीम है, तो ये बीम है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर जब ट्रांसवर्स लोडिंग की जाती है तो इसको हम बीम कहते हैं। अब बीम के क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग होते हैं, और आप पूछेंगे कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अब क्रॉस सेक्शन बेसिक चीज है, ये जो एरिया होता है मार्कर का, सही है, ये जो एरिया होता है मार्कर का वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इसके बेस पे आप बीम को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई बीम होती है, एल बीम होती है, रेक्टेंगुलर बीम होती है, सर्कुलर बीम होती है, तो ये बीम हो गई। अब SFD BMD समझने का सबसे बेसिक रूट है कि आप सबसे पहले बीम के SFD BMD समझिए, तभी आपको फ्रेम की और ट्रस की SFD BMD समझ में आएगी। तो आज हम बीम के SFD BMD समझेंगे कि बीम के SFD BMD कैसे बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको शियर फोर्स का बताया, अब बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। ऐसा मूवमेंट जो बीम को बेंड कर रहा है उसको हम बेंडिंग मूवमेंट कहेंगे, जो कि उसके हर एक क्रॉस सेक्शन पे लगता है जिससे बीम बेंड हो रही है, तो उसको हम कहेंगे बेंडिंग मूवमेंट। अब ये SFD BMD क्या है, बीम पे अगर शियर फोर्स आ रहा है उसके वजह से जो डायग्राम बनता है उसको हम SFD कहते हैं। बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो डायग्राम बनता है, बीम पे जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है उसकी वजह से जो डायग्राम बनता है उसको हम कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो ये तुम्हारा ये आपका बेसिक हो गया। अब ये अलग अलग बीम की अलग अलग SFD और BMD होती है। फॉर एग्जांपल कैंटिलीवर बीम, अब आप मेरे से ये पूछेंगे कैंटिलीवर बीम क्या होता है, व्हाट इज कैंटिलीवर बीम। तो उसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कई टाइप के सपोर्ट होते हैं। पहला तो होता है फिक्स सपोर्ट, जो बिल्कुल जहाँ पे मूवमेंट और डिफ्लेक्शन सब स्लोप सब जीरो होता है। अब आप मूवमेंट डिफ्लेक्शन स्लोप तो आपको अभी पता नहीं होगा, तो आप इतना जान लीजिए कि फिक्स सपोर्ट ऐसा सपोर्ट है जो बिल्कुल ही अपनी जगह से नहीं हिलता है, जो अपनी बिल्कुल फिक्स होता है अपनी जगह पे। दूसरा होता है हिंज सपोर्ट, जो अपनी जगह पे टर्न कर सकता है पर अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। और तीसरा होता है फ्री सपोर्ट। तो इसी बेस पे 3 टाइप के बीम बने हैं। पहला है कैंटिलीवर बीम,
दूसरा है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम और तीसरा आपका ओवरहैंग बीम, जो बेसिक है 3 बीम का हम एसएफटी बीएमडी जानते हैं। तो कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड लगाएंगे तो उसकी वजह से कैसा एसएफटी बनेगा, उसकी वजह से कैसा बीएमडी बनेगा, आज हम इसको पहले देखते हैं कि एसएफटी बीएमडी को कैसा होता है। तो फॉर एग्जांपल आप अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि पॉइंट लोड कैसा होता है और ये कैसा होता है, यूडीएल कैसा होता है। तो मैं पॉइंट लोड आपको बता के मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। सपोज करिए मुझे कैंटिलीवर बीम का पॉइंट लोड का एसएफटी और बीएमडी बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैंटिलीवर बीम का वो तो आपको विजिबल हो रहा है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? नहीं हो? यस। सबसे पहले मैं कैंटिलीवर बीम का वो बनाऊंगा पॉइंट लोड पे, वो समझ लीजिए पी लोड लगा है और ये एल डिस्टेंस का, एल लेंथ का तुम्हारा आपका कैंटिलीवर बीम है। तो मुझे इसकी एसएफटी कैसे बनानी है, मुझे इसकी बीएफडी कैसे बनानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए। हम एसएफटी बीएमडी पढ़ क्यों रहे हैं, आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम एसएफटी बीएमडी क्यों पढ़ रहे हैं। जितनी भी आप अगल बगल बिल्डिंग देख रहे हैं, जितनी भी आपने बिल्डिंग देखी है, उसमें जितने बीम होते हैं, बीम के ऊपर हमेशा एसएफटी और बीएमडी आता है। अगर हम इसको बिना कैलकुलेट किए बीम को और बिल्डिंग को डिजाइन कर देंगे तो बिल्डिंग हमारी फेल हो सकती है। तो अगर आपको एसएफटी सिविल में कुछ अगर आपको आगे जाना है तो आपको मेन ये एसएफटी बीएमडी आनी ही आनी चाहिए। एसएफटी बीएमडी नहीं आती है तो सिविल में कुछ नहीं आता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो एसएफटी बीएमडी को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनिएगा, एसएफटी बीएमडी होती क्या है, क्योंकि बेसिक जो चीज है वो एसएफटी बीएमडी है सिविल की। तो अब मैं एसएफटी का आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये बता दिया एसएफटी क्यों पढ़ना है, मैंने आपको एसएफटी का मीनिंग बता दिया, मैंने आपको बीएमडी बता दिया, मैंने आपको बीएमडी क्यों पढ़ना है ये सब बता दिया। अब मैं शुरू करता हूँ पहले केस से। सबसे बेसिक केस है कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो मैं अब इससे शुरू करता हूँ आपको। पहला ये है कि जो पॉइंट लोड लगा है, पॉइंट लोड हम फ्री एंड पे लगाया है। इससे क्या होगा कि अब जो लोड आया है बीम के ऊपर, इससे क्या होगा, बीम के हर एक पार्ट पे शियर फोर्स जनरेट होगा। उससे हम क्या बनाएंगे, वहां उसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, उसको हम कह देते हैं एसएफटी। इस लोड की वजह से बीम के हर एक पार्ट पे एक ऐसा मूवमेंट डेवलप होगा जो बीम को ओवरटर्न, जो बीम को टर्न कराएगा, जो बीम को बेंड कराएगा, उसको हम कहेंगे बेंडिंग मूवमेंट। इन दोनों की वजह से जो डायग्राम बनेगा उसको हम कहेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, अब आगे मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके वही बताता हूँ कि शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा है। तो मैंने एक लाइन खींच दिया, ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम हो गया, एसएफडी हो गई, और ये मेरा हो गया बीएमडी। अब आपको ये पता नहीं चला होगा कि ये मैंने एसएफटी बीएमडी ऐसे कैसे बना दिया। तो यार इसके लिए आपको इसका डेरिवेशन पूरा बेसिक से देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप डेरिवेशन करके आप इसको बना सकते हैं। ओके आदित्य, अब इसमें आपको डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ाना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये बच्चे डिग्री वाले होते और आप डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे होते तो क्या डिफरेंस होता? सर डिग्री वालों को पहले तो ये नहीं बताना पड़ता कि शियर फोर्स क्या होता है, नहीं बताना तो उसको पड़ता सर, मतलब बताते नॉर्मल बताता सर, ऐसा नहीं बताता कि मतलब इतने बेसिक पे नहीं जाता कि ये बीम क्या होती है और इसका क्रॉस सेक्शन कैसे देखते हैं। नो एग्जैक्ट मेरा पॉइंट वही था, आपने टॉपिक बड़ा चूज कर लिया। अच्छा, आपने टॉपिक ले लिया एसएफडी बीएमडी, और उससे पहले आपको ये बताना पड़ता है कि बीम और कॉलम क्या होता है। उससे पहले बताना पड़ता है कि शियर फोर्स बोलते किसको हैं। हाँ सर, वही सर मैंने आप ये बात समझो कि इवन बीटेक वाले बच्चे को ये नहीं पता कि शियर फोर्स किसको बोलते हैं, तो डिप्लोमा वाले को तो भाई साहब पता ही नहीं होगा कि शियर फोर्स होती क्या है। तो आप बोलोगे कि मैं सर आज शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग करूंगा, उसकी बीम एंड कॉलम के बारे में बताऊंगा, शियर फोर्स किसको बोलते हैं और बेंडिंग मोमेंट किसको बोलते हैं, इतना ही बताऊंगा बस। क्योंकि वो ये चेक करने की ट्राई कर रहा है कि तुम बेसिक में घुस सकते हो बच्चे की नहीं। जो डिप्लोमा वाला बच्चा है उसको अगर आज की आपकी क्लास में ये पता लग गया ना कि शियर फोर्स इसलिए शियर फोर्स बोलते हैं, ये बीम है, ये क्रॉस सेक्शन है, 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाया, शियर फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टेंशियल फोर्स होती है, एक लेयर को दूसरी लेयर पे क्या करती है, शेयर करती है। एग्जांपल ताश के पत्ते लेंगे, ताश के पत्तों में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो एक पत्ता आगे शेयर कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। भाई शेयर क्या होता है, स्लाइडिंग। तो कौन स्लाइड कर रहा है, फोर्स कर रही है। कौन सी फोर्स स्लाइड कर सकती है, जो टेंशन लगी है। और कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, नॉर्मल भी होती हैं। ये नॉर्मल फोर्स है क्योंकि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो ये टेंसाइल, ये कंप्रेसिव, ये शियर। आज की क्लास में मैं बच्चों को ओनली टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस या बीम और कॉलम क्या होता है ये बताऊंगा।
तो टॉपिक आपने बहुत ब्रॉड ले लिया और उसको समझाने के लिए फिर प्रॉब्लम क्या आई कि आप टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम बता रहे हो, हिंज, फिक्स्ड, कैंटिलीवर, ये टर्म्स उसके ऊपर से चली जाएगी डिप्लोमा वाले बच्चे की। छोटा सा टॉपिक उनको बहुत अच्छा लगेगा। सर तो फोर्स ले लूं पहले? जब हम डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं ना, जैसे हम भी इंजीनियरिंग में बच्चों के लिए टीचर्स को, हम तो यूरोपीडी में कभी डिप्लोमा पढ़ाने वाले टीचरों को नहीं रखा, हम तो डिग्री पढ़ाने वालों को लेते हैं। तो जब हम लेते हैं ना, उनका डेमो लेते हैं, तो वो वहां पे भी हम उनको ये बोलते हैं कि भाई तू एक लेक्चर में shear force bending moment diagram हमें 5 घंटे लगते हैं, तो कैसे करवा देगा सारा? करवा ही नहीं सकता। फिर उसको वो सपोर्ट सिस्टम में जाता है, रिएक्शन बताता है, मूवमेंट्स बताता है, तो उसी में उसको 1-2 घंटा लग जाएगा। तो पॉइंट ये है कि छोटा सा टॉपिक उठाओ, डिलीवरी बहुत अच्छी है आपकी, प्रेजेंट करने के तरीके में थोड़ा फॉर्मल वे में ले आओ। अभी कैजुअल लगा मेरे को, थोड़ा सा फॉर्मल ले आओ। फॉर्मल कैसे सर? स्पीकिंग का स्किल फॉर्मल है कि सब है? हाँ, कि अभी हम लोगों को इस तरीके से करना है और आपको इस तरीके से करना है। हमने ये बीम ले लिया, अब इस बीम पे जो फोर्स लगेगा, इसको क्यों हमने ऐसा बोला, मतलब फॉर्मल तरीका जो होता है बोलने का, कैजुअल नहीं। कैजुअल और फॉर्मल में डिफरेंस पता लग जाता है। ये कैजुअल क्या है कि ऐसे ही समझाता आ रहा हूँ तो इससे हाँ, और वहां पे इंटरव्यू है ना। सर ठीक है। और कोई समझाने में सर कोई दिक्कत, मतलब वॉइस समझाने का ठीक है, समझाने का ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या होता है कि जब तुम्हें ज्यादा चीज को थोड़े टाइम में समझाना है तो क्लैरिटी मिसिंग हो जाती है। अब ज्यादा चीज तुमने चूज की, उन्होंने तो बोला नहीं, तुम इतनी सी चीज चूज करो, इतनी सी चीज चूज करो, उसको बहुत ढंग से समझा पाओगे। तो एंड उनको लगेगा यार इसने लड़के ने सही समझा दिया। तो सर मैं जो टॉपिक हूँ सर फोर्स ले लूं और आपका बीम एंड कॉलम लेके शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर सर आज का मेरा लेक्चर है शियर फोर्स किसको बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स से कैसे अलग है, और बेंडिंग मोमेंट किसको बोलते हैं, और बेंडिंग मोमेंट जो है वो कैसे इंड्यूस होता है। बेंडिंग मोमेंट कैसे अलग है ये बता सकते हैं? बेंडिंग मोमेंट क्योंकि मोमेंट को फोर्स भी प्रोड्यूस करती है, डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट भी लग सकता है। भाई मैंने ऐसे कपल लगा दिए, वो भी लग सकता है, फोर्स भी मूवमेंट लगाती है। तो आज के लेक्चर में तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में ही बताऊंगा, और बीम के ऊपर शियर फोर्स कैसे लगती है वो आज हम बताएंगे लेक्चर में। छोटा सा पॉइंट दो और उसको पूरी तरह से निपटा दो और आपका लेक्चर काफी अच्छा जाएगा, राइट। और अब कैमरा क्या है, कैमरा को थोड़ा अगर उसके सामने रखा जाए, जैसे अभी बिल्कुल सही है, कोई ट्रबल नहीं। और मेरे को तो वो जो लिखा है तुमने वो देखना नहीं है, मेरे को तो ये देखना तुम पढ़ा कैसे रहे हो बस। सर इसीलिए मैंने सर पढ़ाने में ज्यादा फोकस किया, लिखा तो बहुत कम ही था। हाँ सही है सर आपने बताया भी यूट्यूब लेक्चर में कि 80% पढ़ाना है, 20% लिखना है। बिल्कुल सही, वैसे ही करना है तुम्हें, तो वो सब बिल्कुल सही जा रहा है। ये 2-4 चीजें चेंजेस ले आओ अब आप, तो आई थिंक इट विल इंप्रूव। और सर इंट्रो कैसा, सर इंट्रो कैसा था? इंट्रो ठीक था सर, इतना ही सही है कि और भी कुछ दूं इंट्रो? नहीं, वो मैं आपको चेंजेस बताता रहूंगा, स्टेप बाय चेंजेस करो, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं, अकॉर्डिंगली करो फिर, राइट। ठीक है सर, थैंक यू सर।